नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बायो गुरु पर। आज हम चैप्टर नंबर 35 मेंडल की आनुवंशिकता के नियम का पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करें। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे संकरण तकनीक, एकल संकर संकरण और द्विसंकर संकरण। तो सबसे पहला टॉपिक आता है हमारा संकरण तकनीक। संकरण तकनीक में कुछ 4-5 पॉइंट हैं, उन्हें हम पढ़ेंगे। उसके बाद कुछ वर्ड्स आएंगे जिन्हें हमें समझना होगा, जैसे FNPD, जनकीय पीढ़ी, इनके बारे में। तो सबसे पहला आता है हमारा संकरण तकनीक में फर्स्ट आएगा विपुंशन। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है विपुंशन किसे कहते हैं। तो विपुंशन को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको पता है मटर एक स्वपरागित पुष्प है। स्वपरागित पुष्प का मतलब क्या होता है, यानी कि इसमें स्वपरागण होता है। स्वपरागण क्या होता है, ये चैप्टर नंबर 3 में अच्छे से बताया हुआ है। स्वपरागण परपरागण, जैसे कि ये पुष्प है, इस पुष्प की वर्तिकाग्र पर इसी पुष्प के परागकणों का आना स्वपरागण कहलाता है। तो मटर जो होता है ये स्वपरागित पुष्प होता है। स्वपरागित पुष्पों के लिए कुछ स्थितियाँ होती हैं, तो इनमें से एक हमने देखा था अनुन्य मिल्यता। अनुन्य मिल्यता क्या होती है? अनुन्य मिल्यता यानी कि यहाँ पर जो हमारा पुष्प होगा वो बंद होगा। अगर हमारा पुष्प बंद हुआ तो इसके अंदर जो परागकण होंगे वो उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर आएंगे, यानी यहाँ परागण की कोई स्थिति नहीं बनेगी। यानी अनुन्य मिल्यता का मतलब यानी बंद पुष्प। विपुंशन में हमें करना क्या है, हमें यहाँ पर जो स्वपरागण हो रहा है उसे रोकना है। स्वपरागण रुकेगा कैसे? सबसे पहले हमें इस बंद पुष्प की कलियों को खोलना है। कलियां कौन कौन सी थी? एक तो होता है बाह्य दलपुंज, एक दलपुंज। इसे खोलने के बाद इसकी जो वर्तिकाग्र होगी उसे परिपक्व होने से पहले, अगर वर्तिकाग्र परिपक्व हो जाएगी तो ये परागकणों को ग्रहण कर लेगी। तो हमें करना क्या है, वर्तिकाग्र परिपक्व होने से पहले इसके जो पुंकेसर होंगे उन्हें हटाना है, ताकि इसमें स्वपरागण ना हो। और स्वपरागण को रोकने के लिए हमने पुष्पकली को खोला और खोलने के बाद इसके वर्तिकाग्र को परिपक्व होने से पहले ही पुंकेसर को हटा दिया। इसे ही हम कहते हैं विपुंशन। दूसरी संकरण तकनीक आती है हमारी, यानी हमें विपुंशन के बाद करना क्या है। विपुंशन के बाद हम करेंगे थैलीकरण। थैलीकरण क्या होता है, अब देखना। थैलीकरण को और 2 नामों से जाना जाता है, एक होता है बोरावस्त्राकरण और एक होता है बैगिंग। अब थैलीकरण या फिर बैगिंग क्या है, अब हम इसे समझते हैं। हमने जो अनुन्य मिल्य पुष्प था उसे खोल करके उसके पुंकेसर को हटा दिया, यानी कि उस पुष्प में विपुंशन कर दिया। तो अब इस पुष्प को हम कहेंगे विपुंशित पुष्प, या इसे एक नाम से और जाना जाता है जनदनाशित पुष्प। अब विपुंशित पुष्प में जो वर्तिकाग्र परिपक्व नहीं हुआ था, उससे पहले हमने पुंकेसर को हटा दिया था। अब बाद में जो वर्तिकाग्र परिपक्व हो जाएगा, वर्तिकाग्र परिपक्व हो गया और इस पर कोई अन्य परागकण, यानी कि किसी और पुष्प के परागकण आ जाएंगे, वो विपुंशन संकरण करेंगे। तो उसे रोकने के लिए हमें इस पर एक बटर पेपर लगाना होगा। बटर पेपर से इस पुष्प को ढक देंगे, इसे ही हम कहते हैं थैलीकरण। थैलीकरण क्या है? विपुंशित पुष्प या जनदनाशित पुष्प के वर्तिकाग्र पर अवांछित परागकणों को रोकने के लिए इस पुष्प को हम बटर पेपर से ढक देंगे, इसे ही हम कहते हैं थैलीकरण, बोरावस्त्रावरण या फिर बैगिंग। हमने संकरण तकनीक के 2 स्टेप देख लिए। अब देखिए हम संकरण तकनीक की 3rd स्टेप पर क्या करते हैं। हमने विपुंशित पुष्प को अवांछित परागकणों के संकरण से रोकने के लिए इसे बटर पेपर से ढक दिया है। अब अगर हमें संकरण करना होगा तो हम क्या करेंगे, जो विपुंशित पुष्प है इस पर हमारी मर्जी के जिस पुष्प के परागकण चाहिए उनका परागकण करवाएंगे, या फिर इच्छित परागकणों का स्थानांतरण करवाएंगे। संकरण क्रिया होगी और इसे वापस से हम थैलीकृत कर देंगे, यानी पुनः थैलीकृत कर देंगे। 3रे स्टेप में हमें ये करना है। नंबर 4 स्टेप आता है हमारा कि हमने वर्तिकाग्र था उस पर हमारे इच्छित परागकणों का स्थानांतरण करवा के संकरण करवाया। इससे जो बीज प्राप्त होंगे, इन बीजों से जो पादप बनेंगे उनमें अलग अलग विपर्यासी लक्षण होंगे।
जिनका हम अध्ययन कर सकते हैं। तो ये हमारे पास 4 संकरण तकनीक थी। आज अब हम कुछ शब्द देखेंगे जो हमें आगे काम आएंगे, जैसे कि जनकीय पीढ़ी। सबसे पहला आता है हमारा जनकीय पीढ़ी। इसे पी से व्यक्त किया जाता है। जनकीय पीढ़ी किसे कहेंगे? हमने संकरण के लिए जो पादप प्रयुक्त किए थे, जिन पौधों का यूज़ किया था, उन्हें ही हम कहेंगे जनकीय पीढ़ी। इसे पी से व्यक्त करते हैं, फिर प्रदर्शित करते हैं। इन पादपों को हम जनक पादप भी कह सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारा वर्ड आता है F1 पीढ़ी। F1 पीढ़ी किसे कहेंगे? जनक पौधों से हमें जो बीज प्राप्त जनक पौधों से जो पहली संतति पीढ़ी प्राप्त हुई थी, उसे ही हम कहेंगे F1 पीढ़ी या प्रथम पीढ़ी। इसे F1 से डिनोट करते हैं। इसकी फुल फॉर्म होगी प्रथम संकरण तकनीक। प्रथम संकरण तकनीक किसे कहेंगे? जनक पौधों से प्राप्त प्रथम संतति पीढ़ी को हम प्रथम संकरण तकनीक कहेंगे। इसे F1 से प्रदर्शित करते हैं। अब नेक्स्ट हमारी आती है द्वितीय संकरण संतति, जिसे F2 से व्यक्त करते हैं। इसे F2 पीढ़ी भी कहते हैं। F2 पीढ़ी किसे कहेंगे हम? F1 जो पीढ़ी प्राप्त हुई थी, उसमें हमें स्वनिषेचन करना है, यानी कि स्वपरागण कह सकते हैं हम। स्वनिषेचन करने से हमें F2 पीढ़ी प्राप्त होती है। तो यहाँ बात आती है कि F1 से F2 पीढ़ी कैसे प्राप्त होगी? हमें स्वनिषेचन से। यहाँ क्वेश्चन भी बन सकता है कि हमें यदि द्वितीय संकरण पीढ़ी का अध्ययन करना हो तो हम किस प्रक्रिया से करेंगे? तो F1 पीढ़ी में स्वनिषेचन से हम द्वितीय संकर संतति का अध्ययन कर सकते हैं, या फिर द्वितीय संकर पीढ़ी का अध्ययन कर सकते हैं। एक वर्ड और आता है कारक। मेंडल ने अपने प्रयोगों में जो कारक शब्द का प्रयोग किया था, उसे ही हम वर्तमान में जीन कहते हैं। उस समय जीन की खोज नहीं हुई थी, इस कारण मेंडल ने उसे कारक शब्द दिया। उपयुक्त सिद्धांतों के आधार पर मेंडल ने अपने प्रयोगों का स्पष्टीकरण दिया, जिसे हम मेंडल के वंशागत के नियम कहते हैं। अब इसमें से हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है एकल संकर संकरण। एकल संकर संकरण, इसमें नाम भी पता चल रहा है मेंडल ने एक लक्षण को लेकर के संकरण करवाया। एक लक्षण का संकरण या फिर हम कह सकते हैं क्रॉस करवाया। ये जो एक लक्षण है, ये 2 युग्म विकल्पी होते हैं। हम एक लक्षण के रूप में मेंडल ने क्या किया था? उद्यान मटर उसने लिया था, गार्डन भी, उसके ऊंचाई के लक्षण को, यानी कि एक पौधा तो उसने लंबा ले लिया और एक बौना पौधा लिया। सॉरी मटर के पौधे के एक लक्षण लिया, उसके 2 युग्म विकल्पी थे। 2 युग्म विकल्पी थे, एक तो लंबा और एक बौना। और इन लंबे और बौने दोनों युग्म विकल्पियों के मध्य इन्होंने संकरण कराया, जिससे F1 पीढ़ी प्राप्त हुई। इस F1 पीढ़ी में सभी पौधे लंबे प्राप्त हुए। अब हम F2 पीढ़ी कैसे प्राप्त करेंगे? इसमें स्वनिषेचन होगा। F1 पीढ़ी में स्वनिषेचन से F2 पीढ़ी प्राप्त होगी। अब इस F2 पीढ़ी में लंबे और बौने दोनों प्रकार के पौधे प्राप्त हुए। इसे हम चेकर बोर्ड के माध्यम से समझेंगे। तो इसमें हमने क्या लिखा है? मेंडल ने मटर के पौधे की ऊंचाई के लिए शुद्ध लंबा और शुद्ध बौना लिया। शुद्ध लंबा और शुद्ध बौने पौधे के मध्य संकरण कराया, जिससे F1 पीढ़ी प्राप्त हुई। और इस F1 पीढ़ी में सभी पौधे लंबे थे, बौना पौधा एक भी नहीं था। इस प्रकार से हम अन्य लक्षणों को लेकर भी संकरण करवा सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने ऊंचाई के लिए लिया था, कलर पे भी डिपेंड करके देख सकते हैं। अब सभी लंबे पौधे प्राप्त हुए, तो इससे हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि F1 पीढ़ी में दोनों विपार से लक्षणों में से केवल एक लक्षण ही प्रकट होता है, और वो लक्षण जो था वो लंबा था, दूसरा लक्षण प्रकट नहीं हुआ। इसके बाद हमने F1 पीढ़ी के पौधों के मध्य स्वनिषेचन कराने पर F2 पीढ़ी प्राप्त हुई, जिसमें लंबे और बौने दोनों पौधों का अनुपात
अनुपात प्राप्त होगा हमें। इनका फिनोटाइप और जीनोटाइप देखेंगे हम। तो अब हम इसे चेकर बोर्ड के माध्यम से समझते हैं। तो हमने पौधे मटर के पौधे की ऊंचाई का लक्षण लिया है, उसके हमारे पास दो युग्म विकल्प हैं, कैपिटल टी और स्मॉल टी। ये हमारा शुद्ध लंबा हो गया और ये हमारा दूसरा युग्म विकल्पी शुद्ध बोना। इन्हें हम कहेंगे जनक। हमने बताया था जनक कहेंगे, इसे पी से व्यक्त करते हैं। हमने इन दोनों युग्म विकल्पियों को अलग अलग कर लिया है। अब इसके मध्य हम देखिए किस तरीके से F1PD प्राप्त करेंगे। जो पहला टी है, पहले हम इसे स्मॉल टी के साथ संकरण करवाएंगे, तो इससे हमें प्राप्त होगा एक कैपिटल टी और दूसरा स्मॉल टी। अब इसी को हम दूसरे वाले के साथ, इस कैपिटल टी को दूसरे स्मॉल टी के साथ कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब सेकंड वाले कैपिटल टी को इस स्मॉल टी के साथ संकरण करवाएंगे तो हमारे पास कैपिटल टी स्मॉल टी प्राप्त होगा। सेकंड वाले कैपिटल टी को हम सेकंड वाले स्मॉल टी के साथ क्रॉस करवाएंगे तो हमें कैपिटल टी स्मॉल टी प्राप्त होगा। तो ये हो गई हमारी F1PD। इस F1PD में हमारे पास सभी पौधे लंबे हैं। तो ये है हमारे 100% अशुद्ध लंबे। अब हम F2PD कैसे प्राप्त करते हैं, F1PD के स्वनिषेचन से हमें F2PD प्राप्त होगी। अब स्वनिषेचन के बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, F2PD कैसे प्राप्त करेंगे। इसमें हम चेकर बोर्ड बनाएंगे जिससे हमें F2PD में लंबे और बोने पौधों का अनुपात प्राप्त होगा और जिससे हम फिनोटाइप और जीनोटाइप निकालेंगे। F1PD के पौधों के मध्य हमने स्वनिषेचन किया जिससे हमें F2PD प्राप्त होगी। अब F2PD जैसे हमने ये F1PD के दो थे, एक कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, इनके मध्य हमने स्वनिषेचन करवाया। अब स्वनिषेचन से हमें किस प्रकार के पौधे प्राप्त होंगे देखना। हमें इस तरीके से चलना होगा, पहले यहाँ चलेंगे फिर यहाँ, तो दो कैपिटल टी इस तरीके से, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। तो जो कैपिटल टी हैं ये हमारे शुद्ध लंबे हो गए, स्मॉल टी हमारे शुद्ध बोने हो गए और एक कैपिटल टी दूसरा स्मॉल टी हमारा अशुद्ध लंबे, क्योंकि इसमें एक तो बोने पौधे का युग्म विकल्प है और एक लंबे पौधे का युग्म विकल्प है। इनमें से प्रभावी जो होता है वो कैपिटल टी होते हैं और अप्रभावी स्मॉल टी होते हैं। अब हम F2PD के लिए फिनोटाइप और जीनोटाइप निकालेंगे। फिनोटाइप जिसे हम हिंदी में कहते हैं लक्षण प्रारूप, और दूसरा होता है जीनोटाइप जिसे हम कहते हैं जीन प्रारूप। यानी हमें लक्षण में क्या दिखाई दे रहे हैं, लंबे और बोने। लक्षण प्रारूप में हम लिख देंगे इनमें से ये लंबा है, ये लंबा है, ये लंबा है और ये बोना है। तो 3 तो लंबे हो गए और 1 बोना हो गया, तो इससे हम लिखेंगे 3:1। जीनोटाइप यानी हमें जीन प्रारूप देखना है, इसमें सेम है 1 रेशो। इनमें कैपिटल टी स्मॉल टी और कितने हैं, 2 कैपिटल टी 2 स्मॉल, मतलब 2 कैपिटल टी स्मॉल टी हैं तो 2 रेशो 1 स्मॉल टी है। इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं एकल संकर संकरण में जीनोटाइप और फिनोटाइप निकाल लिया है हमने द्वितीय मतलब F2PD का, और F1PD में हमने सारे पौधे सेम थे यानी 100% अशुद्ध लंबे पौधे थे। तो हम एकल संकर संकरण को डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। हमने एक अशुद्ध लंबा और एक शुद्ध लंबे शुद्ध बोने 2 युग्म विकल्पी लिए हैं, इसे कैपिटल टी से या स्मॉल टी से व्यक्त करते हैं जिसे हम जनक कहते हैं। इन दोनों को हमने अलग अलग कर दिया। अब इनके मध्य हम क्या करवाएंगे, क्रॉस करवाए, संकरण करवाए, जिससे हमें सारे पौधे सेम प्राप्त हुए यानी कि सारे अशुद्ध लंबे पौधे प्राप्त हुए। इसे हम F1PD कहेंगे। F1PD के पौधों के मध्य हमने स्वनिषेचन करवाया जिससे अब हमें F2PD प्राप्त होगी। F2PD में
दोनों एक कैपिटल टी स्मॉल टी के मध्य संकरण कराएं तो हमारे पास शुद्ध लंबे, अशुद्ध लंबे और शुद्ध बोनों का कुछ अनुपात प्राप्त होगा। फिनोटाइप यानी लक्षण, हमें इस पर लक्षण देखने हैं। 3 तो लंबे और 1 बोना है, तो इसे हमें लिखेंगे 3:1। जीनोटाइप में हमें जीन देखने हैं, यानी कैपिटल टी कितने हैं, कैपिटल टी कितने हैं, स्मॉल टी कितने हैं। तो कैपिटल टी इस चेकरबोर्ड में 1 है, कैपिटल टी 2 है और स्मॉल टी 1 है। तो इसका जो जीनोटाइप होगा उसका रेशो हमें प्राप्त होगा 1:2:1। अब इसमें प्रभावी और अप्रभावी कारक किसे कहते हैं ये देखिए। निषेचन के बाद हमने यहाँ पे देखा, निषेचन के बाद एक साथ जो जीन जुड़ जाते हैं उस संतति में जो कारक अपने गुण प्रकट करता है उसे तो हम कहते हैं प्रभावी कारक। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी है, तो इनमें से ये जो कैपिटल टी है ये अपने गुण प्रकट कर रहा है, तो इस कारण से हम कहेंगे प्रभावी कारक। और जो स्मॉल टी है ये अपने गुण प्रदर्शित नहीं करें F1 पीढ़ी में, इस कारण से हम कहेंगे अप्रभावी कारक। इसी तरीके से हमने F1 पीढ़ी के पौधों के मध्य से निषेचन करवाया जिससे हमें F2 पीढ़ी प्राप्त हुई थी। इसमें अशुद्ध लंबे पौधे थे। इसमें T जो है ये प्रभावी कारक है, जबकि स्मॉल टी है ये अप्रभावी है।